मैंने प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले एक सिलेबस की अच्छे से स्टडी की। हर एक स्टेट का पहले प्रीवियस ईयर उनके क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और अपना ट्राई करती थी कि मैं मोर ऑफ डायग्राम्स, जैसे मैंने कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जीएस का है, चाहे फिर मेरा ऑप्शनल है, मैं डायग्राम्स मैंने यूज़ किए हैं, तो मैंने ये अपना अप्रोच किया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पीसीएस 2021 के रिजल्ट में 6th रैंक हासिल कर डीएसपी की पोस्ट यहां पर हासिल की है चंचल त्यागी जी ने, जो कि आज हमारे साथ अवेलेबल हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनकी सक्सेस जर्नी और उनकी सफलता की इस यात्रा को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की और उसको अपने जीवन में प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। हेलो चंचल। हेलो सर। कैसा लग रहा है आपको एज एन डीएसपी बन के? अभी रिसेंटली आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरी जो इतने टाइम की मेहनत है वो मुझे लगता है कि अब रंग लाई है, और मेरा जो बचपन का सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। थैंक यू। और अगर मैं आपसे बात करूं आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो आप कहां से आते हैं बेसिकली? जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर जो हैं दिल्ली पुलिस में हैं, मदर मेरी होम मेकर हैं, 2 सिस्टर्स हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं, और एक छोटा भाई है। ओके। तो आपके पापा दिल्ली पुलिस में हैं अभी बेसिकली? जी। तो उन्हें कैसा फील हो रहा है? आप भी पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और आपके फादर साहब ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो उनको कैसा यहाँ पर प्रतीत हुआ आपकी सफलता के लिए? डेफिनेटली बहुत प्राउड हैं वो अपनी बेटी को उस मुकाम पे देखते हुए जहाँ पर वो अब रिटायरमेंट लेंगे, उस मुकाम पर मैं पहुँची हूँ। और समाज में, सोसाइटी में, अपने कलीग्स में ही फील्स वेरी प्राउड कि मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया है। तो आपकी तैयारी का जो मोटिवेशन रहा, कब से आपने अपनी तैयारी को सोचा कि मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए? कब से आपके मन में आया कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूं? और आपकी, अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही? उसके बाद कैसे डिसाइड किया आपने? जी, देखिए, बचपन से ही फादर पुलिस में है, तो एक इंस्पिरेशन रही है। मैं उनकी, जब बचपन में उनकी कैप पहन के घूमती थी, तो पुलिस सर्विस में तो जाने का सपना मेरा बचपन से ही था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस में। कॉलेज होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और मैंने उसी टाइम मेरा सिविल एसएससी सीजीएल के थ्रू मेरा सिलेक्शन एज एन एएसओ हो गया था। साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी शुरू करती रही, और अभी 2021 में मैंने यूपीपीसीएस में 6th रैंक हासिल की। ओके, तो आप जैसे जॉब कर रहे थे, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहे हैं, अभी भी शायद कार्यरत हैं आप, तो जॉब के साथ तैयारी आसान हो पाती है, या कैसे आपने उसको टैकल किया अपनी तैयारी को जॉब के साथ? डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत होते हैं। आप जब 8 to 8 की जॉब करते हैं तो उसमें आपको बहुत कम टाइम मिलता है। वहाँ पर आपका मैनेजमेंट, पीस ऑफ माइंड और जो कंसिस्टेंसी है वो मायने रखती है। तो उसी को मैंने ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। ओके, तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपकी तैयारी पे आते हैं। प्री का एग्ज़ाम आपने दिया। अच्छा, कुछ बच्चों का पहले में आम तौर पर एक आम क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले प्री की प्रिपरेशन करेंगे, फिर मेंस पे जाएंगे, फिर वो सोचेंगे मेंस निकलेगा, फिर इंटरव्यू की जाएंगे। तो क्या ये अप्रोच सही है, या फिर आपको, जैसे आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी करी है, कैसे तैयारी करी? कोई भी एग्ज़ाम, अगर सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो आपका ऑल इंडिया सर्विस हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ही काम आती है। क्योंकि आप जो सिलेबस आपका प्रीलिम्स में है वही आपका मेंस में है, और उसी से रिलेटेड आपकी जो असेसमेंट है वो इंटरव्यू में होती है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में आपने किस तरीके से तैयारी को कैटर किया? मतलब क्या रहा आपका बेसिक, क्या रहा, कहाँ से स्टार्ट किया आपने प्री और मेंस के लिए पढ़ना? किस सब्जेक्ट को सबसे पहले छुआ? क्या आपका अप्रोच इसमें देखने को मिलता है? मैंने प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले एक सिलेबस की अच्छे से स्टडी की। उसके बाद मैंने एनालिसिस किया पेपर का। जैसे आप स्टेट स्पेसिफिक आप पढ़ते हैं, तो हर एक स्टेट का आप पहले प्रीवियस ईयर उनके क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड कितने क्वेश्चंस होते हैं, और उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। तो सबसे पहले मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने जो है आपके करंट अफेयर्स स्पेसिफिक पॉइंटर्स बेस्ड मैंने करंट अफेयर्स किए।
और सब्जेक्ट वाइज मैंने घटना चक्र को किया, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय था स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज किया। और बेसिक बुक्स जो होती हैं आपकी, जैसे लक्ष्मीकांत है, उसकी एक गो थ्रू की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ था अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। और आपकी जैसे हिस्ट्री हो गई, राजीव अहीर वाली जो बुक है आपकी, वो मैंने की थी। बाकी मैंने घटना चक्र और जो करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स है वहाँ से किया। तो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक अहमियत देखने को मिलती है फिर? जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से आप जो है एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन वो आगे पूछ सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आप पढ़ाई कीजिए। प्रीलिम्स तो बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगी कि प्रीलिम्स हम इस बेसिस पे अपना अच्छे से निकाल सकते हैं। 1 मंथ की डेडिकेटेड स्टडी और प्रीलिम्स निकल जाएगा। जैसे एक एस्पिरेंट होता है, वो अपनी तैयारी में लगभग अगर हम 1 साल का समय मानता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्री के लिए कितना टाइम डेडिकेट है, या प्री मेंस की जब हम तैयारी साथ कर रहे होते हैं तो उसमें कितना समय लगना चाहिए कायदे में? जी अगर देखिए कोई स्क्रैच से शुरू करता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स से पहले आप 1 साल पूरा डेडिकेटेडली बेसिक बुक्स तैयार करें। जिस चीज़ के लिए आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी आप पेपर्स एनालाइज करें, उसके सिलेबस को अच्छे से समझें, और 1 साल मेरे को लगता है कि 1 साल में अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं विद प्रीलिम्स एंड मेंस एंड देन इंटरव्यू। ओके, सो जैसे हम बात करते हैं अब मेंस एग्ज़ाम पे आते हैं। मेंस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी भूमिका आंसर राइटिंग की होती है, तो उसको आपने कैसे उसकी प्रैक्टिस करी? आपकी क्या अप्रोच रही आंसर राइटिंग को लेके, और क्या आपने शॉर्ट नोट्स को भी यहाँ पर प्रेफर किया? किस तरीके से आपने उसको कैटर करने की कोशिश की? देखिए मेंस में क्योंकि आपके इसमें निबंध होता है, एक आपका हिंदी का पेपर होता है, 4 आपके जीएस होते हैं और 2 आपका ऑप्शनल्स के होते हैं पेपर। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को टाइम वाइज डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं वर्किंग थी तो मेरे को इस तरीके से टाइम डिवाइड करना था कि मैं हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको डिवाइड करूं। तो मेरा मॉर्निंग में 4 AM टू अराउंड 7:30 मैं अपना ऑप्शनल तैयार करती थी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस की कम्यूट करने के दौरान अपना जीएस के बुक्स जो हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखती रहती थी। और जैसे बेसिक कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उनमें, जैसे बायजूस के भी मैंने इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल्स देखे थे, ज्योग्राफी के मॉड्यूल्स देखे थे कि मैं उन्हें कैसे इंटीग्रेट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपना जीएस को मैंने अपना कम्यूट करते समय मैंने तैयारी की थी। और लास्ट में जैसे मैं रात में आती थी तो मैं अपना जितना भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ करती थी। तो ये मेरी बेसिक मैनेजमेंट वाला हो गया। सब्जेक्ट वाइज मैं क्या करती थी कि हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाती थी और अपना ट्राई करती थी कि मैं मोर ऑफ डायग्राम्स, जैसे मैंने कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो जीएस का है चाहे फिर मेरा ऑप्शनल है, मैं डायग्राम्स मैंने यूज़ किए हैं। यूपी का मैप मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है अपने हर एक आंसर में, चाहे फिर क्योंकि जीएस में आपका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आप डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो दैट इज़ मोर मार्क्स फेचिंग। तो मैंने ये अपना अप्रोच किया था। हाँ जी। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा? आपने क्या वैकल्पिक जो विषय था आपने क्या लिया? जी मेरा लिटरेचर ऑफ संस्कृत ऑप्शनल था। संस्कृत ऑप्शन रहा? हाँ जी। तो आपने तो इंजीनियरिंग करी है बीटेक से, तो संस्कृत कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ा आपको? जी संस्कृत डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होता है, बट मेरी इस सब्जेक्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रही है अपने स्कूल टाइम से ही। दो मेरा संस्कृत 10th तक ही था, बट मेरा जो एफिनिटी है उसने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया कि मैं अपने इस सब्जेक्ट में अपना ऑप्शनल दूं और अच्छा स्कोर करूं। अच्छा, जो हमारे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो लिटरेचर पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए संस्कृत कैसा ऑप्शन रहेगा अगर उनकी बैकग्राउंड ही नहीं है उस चीज़ की? जैसे आपका भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, फिर संस्कृत आपने ली, तो उसमें कितना समय वो लगाएं अगर उनको बहुत रुचि है इस चीज़ में, संस्कृत सब्जेक्ट को लेने में, तो उसके लिए क्या आपकी अप्रोच रहेगी बच्चों के लिए हमारे? जी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को पहले ऑप्शनल का सब्जेक्ट अच्छे से, जो सिलेबस है अच्छे से देखना चाहिए। मेरे पास करीबन 2 महीने थे और उस समय मैंने अपना जो संस्कृत पूरा प्रिपेयर किया था, बट मेरे पास एक एडवांटेज ये था यहाँ पे कि मैंने यूपीएससी भी संस्कृत से ऑप्शनल दिया था। तो मेरा 10 to 20% वहाँ से कवर हो गया था। उसके बाद मुझे रिसोर्सेज का बहुत इशू हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था संस्कृत में, मेरे पास कोई ऐसे कलीग्स नहीं थे जो मुझे जिनके पास संस्कृत रहा हो। तो यहाँ पे एक अच्छे टीचर का बहुत मुझे बेनिफिट हुआ। एक प्रोफेसर हैं राजेंद्र सर, उन्होंने मेरे को कंटिन्यूसली हेल्प किया
बाकी संस्कृत के लिए अगर कोई ऑप्शनल एज एन ऑप्शनल लेना चाहता है तो 6 to 7 months दे रिक्वायर अच्छे से स्कोर करने के लिए। जी। तो आंसर राइटिंग की जैसा हम भी बात कर रहे थे, तो उसमें नोट्स मेकिंग एक बहुत बड़ा पहलू होता है। आजकल अमूमन ऑनलाइन का ज़माना है, स्टूडेंट्स भी हमारे काफ़ी पीडीएफ कलेक्टर हो गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या कहना है कि जो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और नोट्स मेकिंग को थोड़ी प्रेफरेंस कम देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे लगता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे मैं बुक से फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे अच्छे से पढ़ सकती हूँ। मैं सेल्फ नोट जब भी कोई बनाता है तो उसको ग्रैस्प करने में इजी होता है, रिवीजन करने में इजी होता है। तो अगर आपके पास पीडीएफ भी है उसमें से आप पॉइंटर्स लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए और जल्दी रिवीजन भी हो जाता है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के दौरान। तो आपके पास कम समय होता है, आपके पास बीच में 1 से 2 घंटे होते हैं इंटरवल्स के, जब आपका फर्स्ट पेपर होता है एंड देन सेकंड पेपर, तो उस इंटरवल में आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपका जैसे हमारे स्टूडेंट्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है टाइम टेबल को लेके कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आज के इस दुनिया में सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, आमतौर पर रील्स वगैरह। तो उससे क्या आप भी प्रभावित थे? आपने उससे कैसे कैटर किया अगर आप प्रभावित थे तो? मैं सोशल मीडिया पे थी, बट मैंने अपना जो टाइम है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। जैसे मैं हाफ़ एन आवर अपने मेल्स को देखने में, अपने व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं उनको देखने में लगाती थी। उसके अलावा मैंने जो मेरे जो जितने भी सोशल अकाउंट्स थे मैंने डीएक्टिवेट किए थे उस टाइम पे। सोशल मीडिया का मैं जो यूज़, अगर मैं यूट्यूब या ऐसी मीडियाज़ की बात करूँ तो वो मैं अपना यूज़ करती थी किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को समझने के लिए। अगर मुझे कोई टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा तो मैं उसका यूज़ करती थी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई भी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको इन सब से थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ compete कर रहे हैं जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा, तो वो है। तो जैसे बहुत बच्चों को एडिक्शन है, तो उसके लिए आप क्या चाहेंगे कि एडिक्शन कैसे दूर हो उनका? कुछ ऐसी बात उनको बताना चाहें अगर आप? देखिए मैं इसमें ये बोलूँगी कि एडिक्शन नहीं होता है, इसको एडिक्शन नहीं कहेंगे हम। बेसिकली क्या है, हमारा माइंड जो है हमारे गोल की तरफ जब पूरा स्थिर नहीं होता है तब हमारे ये जो डाइवर्जन्स होते हैं। तो जब हमने गोल डिसाइड कर लिया कि हमें तैयारी करनी है, हमें स्कोर करना है, हमें रैंक लानी है, तो फिर ये जो हमारे सोशल मीडियाज़ हैं हम डेफिनेटली वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते रहते हैं। और एक सीरियसनेस इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में। जब वो तैयारी कर रहा होता है तो अपने गोल को जब भी किसी ने ठान लिया है कि करना है, तो ये सब चीज़ें डाइवर्शन अपने आप हट जाती हैं। तो जैसे बायजूस एग्ज़ाम प्रेप से आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो कैसे हेल्प करी बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ने आपकी तैयारी में? जी, मैंने बायजूस एग्ज़ाम प्रेप को अपना इकोनॉमिक्स टॉपिक्स को समझने के लिए यूज़ किया था। बाकी जैसे कोई भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, ज्योग्राफी में मैंने मैप्स के लिए बायजूस का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ किया था। वर्ल्ड मैप्स को समझने के लिए, किसी टॉपिक को जैसे अभी करंट अफेयर्स में काफ़ी टॉपिक्स चल रहे होते थे, तो उसका एनालिसिस जो बायजूस प्लेटफॉर्म पे दिया होता था मैं उसे पढ़ती थी और उसकी अंडरस्टैंडिंग से मैं अपने आंसर्स को उसमें ऐड ऑन करती थी। ओके, तो अब हम आते हैं थोड़ा इंटरव्यू फेस पे। काफ़ी बच्चों को रुचि होती है कि इंटरव्यू कैसा गया, तो कैसा साक्षात्कार रहा आपका? किस तरीके का पैनल था? कितनी देर आपका इंटरव्यू चला? क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उसमें? जी मेरा जो इंटरव्यू है 25 to 30 मिनट्स चला था। मेरा इंटरव्यू का जो पूरा जो मेरा प्रोफाइल था उस पे बेस था। फर्स्ट इज़ माय सर्विस, जहाँ पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में वर्क कर रही हूँ, उससे रिलेटेड। सेकेंड जो टॉपिक जिस पे उन्होंने बात की दैट वाज वुमेन रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी। एंड थर्ड वन वाज आज़ादी का अमृत महोत्सव। So these were the main topics. Then they also talked about संस्कृत लिटरेचर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल है तो संस्कृत डेफिनेटली सबको एंटाइज करती है कि भाई इस टाइम में बच्चे संस्कृत ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से ऑप्शनल करते हुए। तो इसके अराउंड मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल था। उन्होंने काफ़ी वैलिड और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझसे पूछा गया कि आप अगर विमेन सेफ्टी से रिलेटेड पूछा था कि आप क्या स्टेप्स लेंगे, कि अगर आप कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में एज एन एसपी आपको नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पे आप क्या स्टेप्स लेंगे कि विमेंस फील सिक्योर। तो मैंने उनको बोला
कि सर सबसे पहले मुझे विमेन का सशक्तिकरण करना बहुत इम्पोर्टेंट है. दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं, बट जब हम विमेन को एम्पावर नहीं करते तो शी विल नॉट बी एबल टू फाइट. तो वहाँ पर मैंने उनकी कॉन्फिडेंस की बात की एंड दे वर वेरी हैप्पी कि दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर. हम ये मतलब देख रहे थे कि आप यही जवाब दें. तो ये मेरा इंटरव्यू था. और मुझे लगता है इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड सारा आपका हाँ जी पूछा जाता है. जब मैंने इंटरव्यू में एंट्री की, जहाँ पैनल था वहाँ बैठा हुआ था, मैंने एंट्री की, तो मैं जब फर्स्ट स्टेप ही मैंने रखा तो मेरा जो पैर है ऐसे आई डोंट नो व्हाई वो मुड़ गया. और मुड़ गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको भी लगता है पैनलिस्ट को कि बच्ची थोड़ा डर गई है. एंड दे वर लाइक कि नहीं बेटा आप बी कॉन्फिडेंट एंड बी काम. एंड आई वाज लाइक कि सर आई एम डेफिनेटली फाइन. अक्सर हम देखते हैं कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत बार डिमोटिवेशन फील होता है, खासकर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सिलेक्शंस नहीं होते कई बार. आमतौर पर तो फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, कई बार हमारे रिलेशन में सब रिश्तेदारों का प्रेशर आता है, पड़ोसियों का प्रेशर आता है. क्या ऐसा आपके साथ हुआ? और अगर हुआ तो किस तरीके का डिमोटिवेशन को आपने कैसे कैटर किया, कैसे आप मोटिवेट हुए इस चीज़ के लिए, उसके लिए थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए. देखिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो फैमिली है मेरी पूरी जर्नी में बहुत सपोर्टिव रही है. यूपीएससी के मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस दिया है. मेरे फादर, मेरी मदर, उन्होंने हर स्टेप पे, चाहे मेरा क्लियर हुआ है चाहे नहीं क्लियर हुआ है, दे वर ऑलवेज देयर कि नहीं आप मेहनत करते रहो, मेहनत का आपको रिजल्ट जो है ज़रूर मिलेगा. सोसाइटल प्रेशर थोड़ा सा होता है, वो आप खुद से लेते हैं, जो थोड़ा सा कभी आपके रिलेटिव्स बोलेंगे, कभी आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि अच्छा नहीं हुआ, तो उसको माइंड नहीं करना है. आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना है, तो फिर अपना पूरा जो मेहनत है उसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके आना है. बस ये दिमाग में रखना है. ये मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए रहा, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने इतने सालों की मेहनत की है, अगर मैं अब छोड़ दूँगी तो मेरी मेहनत कहीं काउंट नहीं होगी. तो इसीलिए मैंने अपनी पूरी डेडिकेटेडली तैयारी की और मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं. ओके, वेरी गुड. और मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ 2 मोटिवेशनल कोट्स जो आप भी कहना चाहते हैं, जो आपकी बातों का अनुसरण करें और आपको आगे लेके जाएं आपकी बातों को. तो हमारे स्टूडेंट्स से कुछ आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ उनसे कहिएगा एक बार. मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, क्योंकि आज की इस ज़माने में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा. थैंक यू. थैंक यू चंचल, आप बायजूस एग्ज़ाम प्रेप पर आए Thank you so और much मैं for आपसे inviting. आपके लिए कामना करता हूं कि आप यूपी सरकार के साथ मिलकर इस डीएसपी की पोस्ट में 4 चांद लगाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई गति की ओर बढ़ाने में सहायक होंगे. धन्यवाद. थैंक यू.